नमस्कार प्यारे बच्चों, 10th क्लास मैथमेटिक्स के 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक बातें हमने सीखी और उसी पर आधारित हमने हमारी एनसीईआरटी बुक के पहले 2 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे। आज इस लेक्चर में हम कुछ और बेसिक बातें जैसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं, श्योर या सर्टेन इवेंट्स है, इनके बारे में सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, यानी 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से पत्ते होते हैं और इन ताश के पत्तों पर, इन प्लेइंग कार्ड्स के आधार पर एग्ज़ाम में हमारे से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कि ये बेसिक बातें सीखने के साथ साथ हमारे एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल नंबर 3 to 7 जो है आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में बताता हूँ कि 2 इवेंट्स को हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कब कहते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक डाइस रोल करना है। ठीक है, तो एक डाइस जब हम रोल करते हैं तो आपको पता है कि डाइस पे 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं। तो जब हम डाइस रोल करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को समझने के लिए मैं इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे 2 इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक, तो ये आपको पता है कि इवन नंबर यहाँ कौन कौन से 2 4 एंड 6। तो देखिए इस इवेंट की आउटकम्स कौन कौन सी हो जाएगी। इसकी आउटकम्स हो जाएगी 2 4 एंड 6। क्लियर। अब हम एक दूसरा इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर। नॉट गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक, कि एक इवन नंबर प्राप्त नहीं करना। तो देखिए जब आप एक डाइस रोल करते हो ना तो कुछ ना कुछ तो ऊपर आएगा। अब आप कहते हो सेकंड इवेंट के अंदर जी इवन नंबर नहीं आना चाहिए। जब इवन नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा, इवन नंबर को जो छोड़ के हैं वो आएंगे, यानी 1 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा। 1 3 या 5। तो यहाँ पर देखिए कि इवन नंबर प्राप्त करना और इवन नंबर प्राप्त नहीं करना, ये दोनों इवेंट क्या है, एक दूसरे के विपरीत इवेंट हैं। ठीक, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस तरह से जो इवेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये इवेंट नहीं आया तो पक्की बात है कि ये आएगा, और अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, पक्की बात है कि ये वाला इवेंट ओकर होगा। क्लियर। तो अब देखिए कि यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि जैसे दूसरे इवेंट को मैंने एफ कहा है और ये क्या है, नॉट गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक, इवेंट ये क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, और इसमें सिर्फ क्या लगा दिया हमने, नॉट गेटिंग। ठीक, सिर्फ नोट लगा दिया। तो यहाँ पर एफ की जगह पर अगर मैं इस इवेंट को एफ की बजाय मैं नोट ई कह दूं तो भी कोई बुरा नहीं है। ठीक है, एफ की बजाय मैं इसको नोट ई नाम दे दूं तो भी कोई गलत बात तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इवेंट ई एंड नोट ई, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। अब नोट ई को डिनोट कैसे करते हैं, ई लिख करके ऐसे
इसके ऊपर बार लगा देना है। ठीक है, ई के ऊपर अगर ये बार लगी हुई है तो इसका मतलब ये क्या है, नोट ई है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाना चाहिए कि ई एंड ई बार, ई एंड नोट ई आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में क्या होती है कि कुछ आउटकम्स तो एक इवेंट में हो जाएगी, पहले इवेंट में हो जाएगी, और बाकी जितनी भी आउटकम्स बचेगी ना वो दूसरे इवेंट में आ जाएगी। ठीक, यानी कुल मिलाकर के इन दोनों इवेंट्स की आउटकम्स जो है, ये दोनों इवेंट्स मिलाकर के उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स बना देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यानी कुछ आउटकम्स तो पहले इवेंट में आ जाएगी, बाकी बची हुई जितनी है वो सारी उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगी। क्लियर? यानी यहाँ पर एक बात हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पहले इवेंट के साथ अगर हम नोट लगा दें, नोट लगा करके यहाँ पर नोट लगा करके दूसरा इवेंट बनाते हैं तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। ठीक, अब कई बार क्या कि ये नोट सीधा डायरेक्ट नहीं लगा होता। ठीक, अगर मान लिया दूसरे इवेंट में अगला ये कह देता कि गेटिंग एन ओड नंबर, ठीक, फिर भी तो वही बात होती है ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि गेटिंग एन इवन नंबर एंड गेटिंग एन ओड नंबर, ये भी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। ठीक, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब जब इवन नंबर नहीं है तो क्या है, ओड नंबर है। नोट इवन का मतलब ही क्या है, ओड है। ठीक, तो अगर ये नोट डायरेक्ट नहीं लगा है तो भी कुछ एक परिस्थितियों में आपको ये समझना पड़ेगा कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है वो इस तरह से भी हो सकते हैं। क्लियर? यानी नोट ई को दूसरी भाषा में भी लिखा जा सकता है। अब देखिए कि ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कहता है सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है, उछाला जाता है या रोल किया जाता है, तो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखिए यहाँ पर जब हम एक डाइस थ्रो करते हैं ना तो हमारे पास आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आउटकम्स है। ठीक, अब पहले में क्या कहता है कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा अंक, ग्रेटर देन 4 तो सिर्फ 2 ही है, 5 एंड 6। ठीक, इसको मैं इवेंट ई का नाम दे देता हूँ। क्लियर? अब दूसरा देखिए, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 से लेस देन हो या 4 के इक्वल हो। ठीक, तो 4 से लेस तो हो गया 1 2 3 और 4 के इक्वल 4 हो गया, तो इसका मतलब दूसरे इवेंट के अंदर ये सारी की सारी आउटकम्स आ जाएगी। ठीक, इस इवेंट को मैं क्या कह देता हूँ, इवेंट एफ कह देता हूँ। ठीक, अब देखिए कि अगर मैं ई के साथ नोट लगा देता हूँ, नोट ई, कि मुझे 5 एंड 6 नहीं चाहिए, अगर यहाँ मैंने नोट लगा दिया, अगर 5 एंड 6 नहीं आएंगे, नहीं चाहिए, तो क्या आएगा, एफ आएगा। इसका मतलब एफ किसके बराबर है, नोट ई के बराबर है। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर इवेंट ई एंड नोट ई, नोट ई का मतलब एफ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम ये तो समझ गए हैं कि इवेंट ई और इवेंट एफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और मज़ेदार यहाँ पर रिजल्ट शो करूँगा। तो
अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी फर्स्ट पार्ट में। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जैसे कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 सारी पॉसिबल आउटकम्स है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख करके भी दिखा दीजिए कौन कौन सी है। ठीक है, डाइस रोल करेंगे तो ये 6 आउटकम्स आएगी। उसके बाद क्योंकि हमने 2 पार्ट इसमें सोल्व करने हैं, 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो 2 बार फार्मूला रिपीट ना हो, इसलिए हम पहले स्टेप के तुरंत बाद हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख देते हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में जो इवेंट है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखिए ग्रेटर देन 4 के फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, 2 है। कौन कौन से वो भी बता दीजिए यहाँ पर। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्योंकि फार्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, फेवरेबल इवेंट बाई टोटल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स है 2 और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी आ जाती है, 1/3। अब इसी तरह से हम आगे इसका सेकंड पार्ट जो है उसे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में इवेंट एफ क्या है, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ये लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू एफ, एफ के फेवर में कितने इवेंट्स हैं, 1 2 3 4, ये एफ के फेवर में ही है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट्स। ठीक, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया, 2/3। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए ध्यान से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, देखिए सम हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से सिखा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, दोनों को एक बार आप प्लस करके देखिए क्या आता है, 1/3 प्लस 2/3। सिंपल सी बात है कि एलसीएम कितना आ गया, 3, 1 प्लस 2 यानी 3/3। 3/3 बोले तो कट हो गया 1। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू 1। लेकिन एफ को मैंने क्या कहा था, एफ किसके इक्वल है, एफ नॉट ई के इक्वल तो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस एफ को मैं क्या कह सकता हूँ, नॉट ई भी कह सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख गए हो कि किसी भी इवेंट के और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इस फार्मूले को ज़्यादातर यूज़ हम ऐसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस ये पी ई आप राइट में लीजिए। ठीक, इस फॉर्म में ज़्यादातर हम डिफरेंट क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर। अब जब भी मुझे पी नॉट ई निकालना होगा ना, तो मैं पहले क्या करूँगा, पी इन फाइंड आउट करूँगा। ठीक,
और फिर पी ई को 1 में से माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, पी नॉट ए आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए आ जाएगी। क्लियर। अब हमारा ये जो फोर्थ एग्जांपल है ना, ये है तो वही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाले, ठीक है, और इसमें मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि प्लेइंग कार्ड्स का यूज़ होगा, ताश के पत्तों का यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ताश के पत्ते समझाऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता, ठीक है। अगर मालूम है तो भी आप एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको सीख जाओगे। अब देखिए कि टोटल हमारे पास कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, और यहाँ पर 13 के 4 ग्रुप होते हैं हमारे पास, ठीक है। 13 कार्ड के 4 ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें देखिए कि पहला ग्रुप जो है इस लाइन से आपको ऊपर मिलेगा, ठीक। दूसरा ये वाला ग्रुप है, ठीक। तीसरा ये वाला ब्लैक वाला, और चौथा इसके नीचे रह गया। ये 4 ग्रुप है हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स में। तो अब यहाँ पर देखिए पहले ग्रुप में ये वाला सिंबल है, ये देखिए आपको हर एक कार्ड पे मिलेगा, ऐसे हर एक कार्ड पे, ठीक। तो ग्रुप को जो है यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स की भाषा में हम कहते हैं सूट, SUIT, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सूट हैं ये, ठीक। ये 4 सूट है, 4 ग्रुप हैं। अब इनके नाम भी है हर एक सूट के। क्या नाम है कि ये जिस पे ये वाला जो सिंबल होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं, क्लब। और दूसरे जिस पे ये वाला जो सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं डायमंड, ठीक। और जिस पे ये वाला जो सिंबल होता है, इस टाइप का जो सिंबल होता है और ब्लैक कलर में ही होता है ये, तो इसको हम बोलते हैं स्पेड, SPAD, ठीक। और ये हार्ट का निशान है, ये आपको पता है ये वाला। तो देखिए यहाँ पर 4 सूट्स हैं हमारे पास, क्लब, डायमंड, स्पेड, हार्ट। अब हर एक सूट में देखिए 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक। और जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 नहीं होता, 1 की जगह A होता है, A को बोलते हैं हम एस, इक्का बोलते हैं हम, ठीक है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 एंड 10। उसके बाद देखिए 11 12 13 नहीं होता, यहाँ पे JQK, J का मतलब जैक, गुलाम, Q का मतलब क्वीन, रानी, और K का मतलब किंग, बादशाह, ठीक। यार इसको राजा भी हम बोल देते हैं, बादशाह भी बोल देते हैं, इसको बेगम भी बोल देते हैं, ठीक है। गुलाम, बेगम, बादशाह। क्लियर। अब जैसे यही पैटर्न जो है हर एक सूट में रिपीट होता है। क्लियर। जैसे क्लब के अंदर A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग है, उसी तरह से डायमंड के अंदर भी यही है, ठीक। और स्पेड के अंदर भी देखो यही है, और हार्ट के अंदर भी यही है। अब लास्ट वाले 3 आप कार्ड ध्यान से देखें, ये 3 बाकियों से अलग हैं, ठीक, क्योंकि इन पे कुछ फेसेस छपे हुए, कुछ फोटो छपे हुए हैं। इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो फेस कार्ड कितने हो गए अपने पास, 3 4 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, टोटल फेस कार्ड्स 12 है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, ठीक। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, ब्लैक देखिए 13 + 13,
26। टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? 13 + 13 26। अब रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं? रेड कलर के फेस कार्ड 3 + 3 6 हो गए। ब्लैक कलर के फेस कार्ड भी 6 हो गए। ठीक। ब्लैक कलर के किंग कितने हैं? 1 और 2। रेड कलर के किंग कितने हैं? 2। डायमंड का किंग कितना है? 1। डायमंड की क्वीन कितनी है? 1। क्लियर? तो इस टाइप से जो है मैं आपसे ये अलग अलग जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, या क्वेश्चन फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, इसी टाइप की जो चीज़ है आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। अब जैसे यहाँ पर टोटल एसेस कितने हैं? टोटल इक्के कितने हैं? 1 2 3 4। क्लियर? टोटल गुलाम कितने हैं? 4। टोटल क्वीन कितनी है? 4। टोटल किंग कितने हैं? 4। क्लियर? तो अगर इस तरह से आपको सभी ताश के पत्तों का नॉलेज हो गया है तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, फिर तो आपको पता लग जाएगा कि फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, टोटल इवेंट्स कितने हैं। ठीक। और प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट्स तो होते हैं। क्लियर? अब आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कि 52 कार्ड्स के एक डेक में से, एक पैकेट में से, जो वेल सफल्ड है, अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ है, हमें नहीं पता वे कौन सा कार्ड ऊपर है कौन सा नीचे है, 52 कार्ड जो अच्छी तरह से मिक्स किए गए हैं उसके पैकेट में से एक कार्ड बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्या होता है कि एक कार्ड बाहर निकाला जाता है। तो हमें ये बताना है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बी एन एस, कि वो कार्ड क्या होगा? एक एस होगा, और नॉट बी एन एस, और वो एस नहीं होगा। हमें ये बताना कि वो इक्का होगा और या फिर इक्का नहीं होगा। दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 52 कार्ड्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 52 है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितनी है? 52। और नंबर ऑफ एसिस कितने हैं? एसिस तो देखा हमने कि 4 ही थे। ठीक। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कितनी हो जाएगी? फेवरेबल बाय टोटल। ठीक। तो 4 1 जा 4, और ये 13 पे कट होगा, 1/13। तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/13। यानी अगर आप 52 पत्तों में से एक पत्ता आप बाहर निकालते हो तो वो पत्ता एक एस होगा, एक इक्का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/13, क्योंकि इक्के के फेवर में 4 इक्के हैं भाई, और टोटल कितने? 52, तो 4/52, सीधी सी बात है, 4/52। क्लियर? अब अगर मैं इस इवेंट को ई नाम दूं तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ जाएगा? 1/13। और ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट एन एस, ई बार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो इसको मैं कहूँगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पिछले क्वेश्चन में जो आपने फार्मूला सीखा लगा दिया आपने, 1 - 1/13। 13 एलसीएम आ गया, 13 1 जा 13, -1 12/13। क्लियर? तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब एग्ज़ाम में लिखना कैसे है वो और मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ। तो देखिए पिछले क्वेश्चंस की तरह से इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने कार्ड्स हैं उतने ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, 52 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे, फिर इवेंट डिफाइन करेंगे। इवेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, कि जो निकाला गया पत्ता है वो क्या है? एक इक्का है, एक एस है। कि अब नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ई, अब जितने एसेस हैं हमारे पास पैक में, ठीक है, डेक
इसको डेक बोलते हैं, कि जितने उस डेक में, उस गड्ढे में जितने एसेस है वही हमारे फेवरेबल है। और एसेस आपको पता कितने होते हैं, 4 होते हैं, हर एक सूट में एक एक होता है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, फेवरेबल इवेंट बाई फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स, 4 1 जा 4, ये 13, तो 1/13। ठीक। अब सेकंड पार्ट में क्या है, ये अब ई बार आ गया हमारे पास। क्लियर। द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। तो अब मैं लिखूंगा कि पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, फार्मूला लगा दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्वेश्चन फिर। ठीक। अब नीचे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। 1 माइनस पी ई कितना है, 1/13, 13 एलसीएम आ गया, 13 1 जा 13 माइनस 1, 12/13। ठीक। ये आंसर आ गया हमारे पास दूसरे पार्ट का, और ये था हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। अब आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक। अब आप एक दूसरी बात भी देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, अब एस नहीं है, इक्का नहीं है, इक्के को छोड़ करके, यानी 4 इक्के आप छोड़ देते हैं तो 52 में से 4 ये इक्के माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 48। ठीक है। अगर मान लिया हम प्रोबेबिलिटी का ये वाला फार्मूला लगा करके भी सम करते हैं तो भी हो जाएगा कि अब फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 48, और टोटल कितने, 52। ठीक। तो भी 4 पे कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये भी 4 पे कटेगा, तो 12/13। अगर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते ना आप डायरेक्ट, तो अभी देखो वही आंसर आता है। ठीक। लेकिन हमें एग्ज़ाम में अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो आपको फार्मूला लगा करके ही करना है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है वही चीज़ देखना जो आप कंसेप्ट जो है आपको बुक में सिखाए गए हैं, वो चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि आपको आते हैं कि नहीं आते, इसलिए ये बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर मान लिया बाई चांस आपको ये ध्यान नहीं आए तो भी डायरेक्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एग्जाम में। अब आगे 5th एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर 2 प्लेयर्स हैं, पहले प्लेयर का नाम है संगीता और दूसरे प्लेयर का नाम है रेशमा। कहता है कि एक टेनिस का मैच खेल रहे हैं। ठीक। और ये हमें पता है कि जो पहली प्लेयर है यानी संगीता है, उसका मैच विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.62 है। ठीक। कि संगीता मैच जीत जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.62 है। ठीक। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि रेशमा वो मैच जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक इवेंट हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट इवेंट ई। इवेंट ई क्या है, संगीता विन द मैच। संगीता विन्स द मैच। ठीक। और इवेंट एफ जो है हम डिफाइन कर लेते हैं कि रेशमा विन्स द मैच। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखें,
मैं पहले इवेंट के साथ नोट लगा करके देखता हूँ। संगीता नोट विन द मैच। संगीता मैच नहीं जीतती, इसका मतलब क्या है? रेशमा जीत गई। यानी पहले के साथ नोट लगाने पर दूसरा इवेंट बन गया। इसका मतलब मुझे पता लग गया है कि ये वाला जो इवेंट है ये क्या है? ये नोट ई है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, यानी ये दोनों इवेंट्स क्या हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आपको दे रखा है। संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.62। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। ठीक है, एफ किसके बराबर है? नोट ई के बराबर। नोट ई का मतलब ये ई बार है वास्तव में। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार किसके बराबर होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस 0.62। अब 1 में से 0.62 हमें माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 6 गए 3। ठीक, ये बचेगा आपके पास 0.38 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमें गिवन है, तो यहाँ मैं गिवन लिख देता हूँ और यहाँ पर हम नाउ करके थोड़ा सा लैंग्वेज को सेट कर देते हैं। ठीक, और ये चीज़ मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी थी, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा रफ वर्क है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है हमारा, कि यहाँ पर कहता है कि सविता एंड हमीदा, ये 2 बच्चों के नाम हैं, सविता एंड हमीदा। ये कहता है दोनों फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। कि डिफरेंट बर्थडेज का मतलब अलग अलग दिन बर्थडे हो, उनका अलग अलग दिन जन्मदिन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब देखो यहाँ पर है हमारे पास सविता और यहाँ है हमीदा। ठीक, अब इसमें से किसी एक का बर्थडे फिक्स कर लो। मैं सविता का बर्थडे फिक्स कर लेता हूँ कि जो आज की डेट है ना 11 जनवरी, मान लिया ये इसका बर्थडे है। ठीक, अब इसने कहता है लीप ईयर हमने लेनी नहीं है, यानी 365 डेज ही लेने हैं हमें ईयर के। ठीक, अब डिफरेंट बर्थडेज के लिए हमीदा का बर्थडे 1 जनवरी को भी हो सकता है, 2 को भी हो सकता है, 3 को भी हो सकता है। ऐसे करके सिर्फ 11 जनवरी नहीं होना चाहिए, 11 जनवरी इसका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका 31 दिसंबर तक कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी 1 जन से लेकर के सिर्फ एक ही बीच में से हमें छोड़ना है डिफरेंट बर्थडे के लिए। ठीक, तो डिफरेंट बर्थडेज के लिए ये सारी आउटकम्स जो है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, ये 364 बच गए ना, एक तो ये अपन छोड़ ही दिया। ये 364 आउटकम्स जो है वो डिफरेंट बर्थडेज के फेवरेबल हैं। ठीक, और ये सेम बर्थडे के लिए फेवरेबल है। क्लियर? तो डिफरेंट बर्थडेज यानी सेम को छोड़ करके बाकी तो सारे अलग अलग ही होंगे। बात समझ में आ गई ना? श्वेता का बर्थडे मान लिया आज है, 11 जनवरी है। ठीक, अब आज की डेट पूरे साल में से छोड़ दो, इस दिन हमीदा का बर्थडे नहीं है। बाकी और किसी दिन अगर आ जाए, बाकी 364 दिन 364 डेज और कोई भी आ जाए, ठीक है, तो वो इससे तो अलग ही होगा ना। इससे अलग होगा तो डिफरेंट बर्थडे के फेवर में 364 आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स कितनी है? 365।
तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 365। अब इवेंट ई हम डिफाइन कर लेते हैं कि बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज, बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज। ठीक, और इवेंट एफ हम डिफाइन कर लेते हैं बोथ हैव सेम बर्थडेज, बोथ हैव सेम बर्थडेज, सेम बर्थडे, इसमें बर्थडेज नहीं आएगा। अब आपको पता है कि एफ क्या है, वास्तव में ई बार है, क्योंकि नोट डिफरेंट का मतलब सेम हो गया। ठीक, तो नोट ई का मतलब ये वाला हो गया ना। अब पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ई के फेवर में यानी डिफरेंट बर्थडेज के फेवर में कितनी आउटकम्स है, 364। और अब फेवरेबल होगी, टोटल होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू 364 बाई 365। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख देना आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो फार्मूला हम हमेशा लिखते हैं ना वो यहाँ लिख देना आपने। ठीक है, मैं समय बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ई बाई ऑल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, सेम बर्थडे के लिए 1 माइनस 364 बाई 365। ठीक, अब नीचे थोड़ी सी जगह कम है, मैं यहाँ सामने ही कर देता हूँ इसको। 365 हमारा एलसीएम आ गया, 365 बन जा 365 माइनस 364, 3 ये आ गया 1 बाई 365। ठीक, सेम बर्थडे के लिए ये होगा। वैसे भी अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो फेवरेबल सेम के लिए क्या है 1 और टोटल कितने 365। ठीक, तो ये आंसर सीधे फार्मूले से भी यही आएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि मैं फार्मूला दूसरा लगा करके करना ही प्रेफर करता हूँ। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।